नमस्कार दोस्तों। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूँ, द किंग ऑफ सोशल मीडिया। ये है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के ऑनर। एक लड़का जिसने दुनिया को जोड़ने का सपना देखा। इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आएगा। 1984 से 2002 तक का सफर सबसे पहले हम देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश कौन सा है, शायद आपका जवाब होगा अमेरिका, चाइना या फिर कोई तीसरा देश। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज की दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसके बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर हर महीने 3 अरब से भी ज्यादा लोग आते हैं, तो शायद आप कुछ पल के लिए ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है। सोचिए, दुनिया की कुल पॉपुलेशन का लगभग आधा हिस्सा 50% लोग किसी ना किसी रूप में उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग यहाँ दोस्त बनाते हैं, अपने शादी की तस्वीरें डालते हैं, अपना बिजनेस भी चलाते हैं, इलेक्शन कैंपेन भी चलाते हैं, सरकारों की आलोचना भी करते हैं, अपने परिवार से बात भी करते हैं और कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी वो इसी प्लेटफॉर्म पे बिताते भी है। ये ताकत किसी टेलीविजन चैनल के पास नहीं है, किसी न्यूज़पेपर के पास भी नहीं है, यहाँ तक कि कई देशों के सरकारों के पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे लोग डायरेक्ट रीच कर सके। और डिजिटल साम्राज्य के पीछे खड़ा है ऐसा एक इंसान जो बचपन में इतना शर्मीला था कि लोग उसे ज्यादा समय कंप्यूटर के साथ ही देखते थे, जिसे पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसे पॉपुलर होना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसे पसंद था सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो थी कोडिंग। आज दुनिया उसे मार्क जुकरबर्ग के नाम से जानती है। लेकिन क्या मार्क जुकरबर्ग हमेशा जीनियस थे? क्या फेसबुक सिर्फ एक एक्सीडेंट था? क्या उन्होंने सच में किसी आइडिया को चुरा लिया था? क्या उन्होंने अपने दोस्त को धोखा दिया था? क्या उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल एम्पायर बनाया? दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेसी का प्रॉब्लम भी उनके साथ हुआ था या नहीं? आज हम इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में ढूंढेंगे। लेकिन इसके लिए हमें वापस जाना होगा उस समय पे जब इंटरनेट था या नहीं। तब इंटरनेट सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। तो आइए जानते हैं उस समय से लेके आज तक का फेसबुक का सफर। जब इंटरनेट खुद इन्वेंट हो रहा था, मतलब खुद पैदा हो रहा था, आज अगर किसी बच्चे को इंटरनेट ना मिले तो शायद वो एक दिन भी नहीं रह सकता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट किसी जादू से कम नहीं था, और वो साल था 1984। उस समय दुनिया में पूरी तरह से अलग माहौल था। ना गूगल का जन्म हुआ था, यूट्यूब नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनके नाम कोई जानता भी नहीं था। कंप्यूटर होने का एक लग्जरियस चीज माना जाता था। जो पैसे वाले उनके पास ही कंप्यूटर है। अगर किसी के घर पे कंप्यूटर हो तो लोगों को मॉडर्न फैमिली लगती थी। इंटरनेट का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात थी, कुछ लिमिटेड लोग अपने पूरे जीवन में कंप्यूटर को टच भी नहीं करते थे। वो समय ऐसा था कि कंप्यूटर बहुत नई चीज थी। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा ही समय आता है कि जब कुछ नहीं होता है तब कुछ नया इन्वेंशन होता है। बात करते हैं 14 मई 1984 न्यूयॉर्क स्लेट के व्हाइट प्लेन नाम के शहर में एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है मार्क इलियट जुकरबर्ग। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की होगी
कि ये बच्चा आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन नेटवर्क का डायरेक्टर बनेगा। सोचो, उस जमाने में इंटरनेट बहुत नई चीज थी, कंप्यूटर भी एकदम नई चीज थी, तो लोग सोच नहीं सकते थे कि कोई टेक्नोलॉजी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकता है। ठीक है, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। मार्क जुकरबर्ग का जन्म किसी गरीब परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन वो किसी करोड़पति परिवार में भी नहीं जन्मे थे। गरीब भी नहीं थे और अमीर भी नहीं थे, मिडिल क्लास लोग थे। उनके पिता का नाम था एडवर्ड जुकरबर्ग। वो एक डेंटिस्ट थे। उनका सपना था डेंटल क्लिनिक अच्छे से चले, और वो टेक्नोलॉजी को काफी पसंद करते थे। नई मशीनें खरीदना अपने हॉस्पिटल के लिए, नई टेक्निक्स को अपनाना उन्हें अच्छा लगता था। और यही कारण था कि उन्होंने अपने क्लिनिक में एक कंप्यूटर सिस्टम भी लगाया हुआ था। उस समय पर ज्यादातर क्लिनिक्स अभी भी अपने सारे काम कागजों पे, पेपर्स पे करते थे, जैसे आज भी कुछ हॉस्पिटल्स में पेपर पे वर्क होता है। और मार्क जुकरबर्ग की माँ, उनका नाम था कैरियन जुकरबर्ग। वो एक साइकेट्रिस्ट थी। उन्होंने मेडिकल फील्ड में काम किया था, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद उन्होंने परिवार को ज्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। मार्क की 3 बहनें भी थी। एक का नाम था रैंडी, एक का नाम था डोना और एक का नाम था एरिल। चारों भाई बहनों में मार्क इकलौते लड़के थे, और घर का माहौल बहुत ही डिसिप्लिन वाला था, लेकिन प्रेशर वाला बिल्कुल नहीं था। मार्क के माता पिता ने कभी भी मार्क को मजबूर नहीं किया या प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें यही बनना चाहिए या तुम्हें वो बनना चाहिए, बल्कि वो हमेशा मार्क को एक एम्बिशन से आगे बढ़ाना चाहते थे। और शायद यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था कि उनको जो चीज पसंद थी उस चीज में उनके मम्मी पापा उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। हर बच्चे की कोई ना कोई आदत होती है, जैसे आपके बच्चे, मेरे बच्चे, सबके बच्चों की कुछ कुछ आदत होती है। किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को कार्टून देखना बहुत पसंद होता है। लेकिन मार्क एक अलग ही टाइप की आदत थी। अगर उन्हें कोई नया खिलौना मिलता तो वो कुछ दिनों बाद खिलौना टूट जाता था। अब आप ये सोचोगे कि मार्क शायद शरारती होगा बहुत, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मार्क खिलौने इसलिए तोड़ता था कि वो खिलौना किस तरह से बना हुआ है, उसका इंटरनल सिस्टम क्या है, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि अंदर से किस तरह से दिखता है। ठीक है, इसकी आवाज कहाँ से आती है, ये कोई एक पर्टिकुलर बटन दबाने से खिलौना क्या काम कर सकता है। उनके लिए खिलौना खेल ही नहीं, बल्कि खिलौना उनके लिए एक रिसर्च का टूल बन जाता था। और यही आदत आगे बढ़कर उन्हें प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देती है। अपने बच्चे भी खिलौने लाते तो तोड़ देते हैं, पर वो क्यों तोड़ देते हैं कि हमको कोई नया खिलौना मिल जाए। मार्क का सिस्टम कुछ अलग था कि भाई इसके अंदर की सिस्टम कैसे चलती है, बटन दबाओ तो ये चीज कैसे वर्क करती है। तो ये चीज उसको आगे प्रोग्रामिंग में बहुत काम आने वाली थी। आगे बढ़ते हैं। 1919 का दशक, 1990 का साल शुरू हो गया। दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगों के घर तक पहुंच चुका था। पर्सनल कंप्यूटर लोकप्रिय होने लगे थे। और इसी दौरान एडवर्ड जुकरबर्ग ने एक ऐसा फैसला लिया, जो कि मार्क जुकरबर्ग के पिता थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया कि उन्होंने घर में कंप्यूटर लाने का डिसीजन ले लिया। और उस समय ये एक महंगा फैसला था, लेकिन शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं खरीद रहे हैं, वो अपने बेटे का भविष्य भी खरीद रहे हैं साथ में। कंप्यूटर है वो मार्क के घर आया। सभी बच्चों के लिए वो एक मनोरंजन की चीज थी, एक एंटरटेनमेंट का पार्ट था, लेकिन मार्क के लिए वो एक एकदम नई दुनिया का दरवाजा खुल गया, ऐसी बात बन चुकी थी। शुरुआत में मार्क मार्क कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी गेम्स खेलने लगे, लेकिन बहुत जल्दी गेम्स ने उनको बोर कर दिया। उन्हें गेम्स खेलने से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्ट हो गया कि गेम बनता कैसे है, स्क्रीन पे कैरेक्टर किस तरह से दौड़ते हैं, उसने दौड़ाने के लिए इसमें क्या सिस्टम बनाई होगी,
और यहीं से सवालों की ऐसी सीरीज शुरू हुई कि जिसका कोई अंत नहीं था। और सबसे बड़े सोशल नेटवर्क पर जाकर ये चीज रुकने वाली थी, वो मार्क को खुद को भी पता नहीं था, क्योंकि हर चीज में उनके इतने क्वेश्चंस थे कि ये कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, तो वो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बिल्ड कर रहा था। मार्क के पिता एडवर्ड जुकरबर्ग ने देखा कि उनका बेटा सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसे समझने की पूरी कोशिश कर रहा है कंप्यूटर को। उन्होंने फैसला लिया कि मार्क को प्रोग्रामिंग सिखाई जाए। तो उन्होंने एक प्रोग्रामिंग ट्यूटर की अरेंजमेंट की व्यवस्था की। उस समय सीखने के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ना उस टाइम यूट्यूब था, ना कोई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज के प्लेटफॉर्म थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल भी नहीं था। तो किताबों से या तो किसी इंसान से वो पर्टिकुलर चीज सीखनी पड़ती थी, और मार्क तेजी से सीखने वालों में से थे। इतनी तेजी से उन्होंने कुछ समय बाद ट्यूटर ने सामने से हाथ जोड़ दिए कि भी मैं आपके बच्चे को अब और नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इनके सवाल है वो मेरे लेवल के भी बाहर है। ठीक है। और वो समय आगे सोचते थे ट्यूटर से भी ज्यादा। तो प्रोग्रामिंग उनके लिए एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक लैंग्वेज थी, भाषा। ये भाषा उन्हें बाकी लोगों से कई ज्यादा अलग समझ में भी आती थी। नॉर्मल लोग प्रोग्रामिंग सीखते थे, उतनी ज्यादा समझ नहीं आती थी, पर मार्क है वो पूरी कुंडली खोल के बैठ जाते थे। पूरी प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करती है, कहाँ क्या कोड होना चाहिए, और इतने सारे सवाल कि ट्यूटर ने भैया हाथ जोड़ दिए कि मैं ये बच्चे को नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मार्क अभी सिर्फ कोडिंग सीख रहे थे। उन्हें अभी तक पता नहीं था कि अगले कुछ वर्षों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो बनाएंगे जो उनके पिता के क्लिनिक में काम आ सकता है और उनके वर्क स्टाइल को चेंज कर सकता है। फिर उन्होंने दूसरा एक चीज बनाया जो कि म्यूजिक प्लेयर था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा फीचर्स उस जमाने में मार्क ने डाला हुआ था। और फिर दुनिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है हार्वर्ड, वो उनका इंतजार कर रही थी। ये मार्क को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन हार्वर्ड में उनका स्वागत किसी सफलता से नहीं होने वाला था। वहां उनका सामना होने वाला था कुछ दोस्तों के साथ, टैलेंटेड लोगों के साथ, और एम्बिशियस लोगों के बीच में रह के उनके साथ कंपटीशन करना, और कुछ ऐसे विवाद जो पूरी दुनिया में उनकी पहचान बना देंगे। ऐसी भी कुछ चीजें हार्वर्ड में आगे होने वाली थी। तो ये था आज की सीरीज का पहला वीडियो, पहला एपिसोड। और बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे मार्क जुकरबर्ग के स्टार्टिंग टू अभी तक की जो भी जर्नी है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में जा रहा हूँ। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एपिसोड 2। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।